प्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। महिला पर्यवेक्षक पदों को भरे जाने के लिए फरवरी में परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। उसके संबंध में हम डेली किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम आपकी चर्चा जो आपका ये महिला पर्यवेक्षक का जो पाठ्यक्रम है उसकी परिशिष्ट नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आज तक कभी महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद पॉपुलेशन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में पहला कार्यक्रम जो चलाया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसमें हम दो हमारे दो का कैंपेन चलाया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बहुत सारे कंट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधन की व्यवस्थाएं की गई ताकि जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये 1952 में चलाया गया। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया हम जानते हैं कि मादा एनोफ्लिज के मच्छर के काटने से होते हैं और ये जो मलेरिया पैरासाइट है इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कुनैन दवाइयां दी जाती रही। कुनैन एक प्रकार का जो वृक्ष है जिसे सिंकोना कहा जाता है, सिंकोना की छाल से कुनैन बनाया जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार आता है। तो मलेरिया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होती है और ये गंदगी और पानी, दूषित पानी के आसपास और गंदगी के आसपास से मलेरिया मच्छर के जो पैदा होते हैं, तो इसको नियंत्रण करने के लिए 1953 में कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 1962। ट्यूबरक्लोसिस यह बैक्टीरिया से होने वाली एक गंभीर बीमारी है। ये सामान्यतः फेफड़ों में श्वसन की बीमारी है, फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देती है और जिसे पल्मोनरी डिजीज यानी फेफड़ा जनित बीमारियां कहते हैं। आजकल एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज यानी शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो जाती है। टीबी के नियंत्रण के लिए 1952 में कार्यक्रम चलाया गया और टीबी के लिए मल्टी ड्रग्स दिए जाते हैं और भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है, ट्यूबरक्लोसिस से देश को मुक्त करना है। एक कैंपेन भी चल रहा है कि टीबी हारेगा इंडिया जीतेगा, यह कैंपेन भी चल रहा है, ये हमको याद रखना है। तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962। इसके बाद आता है 1967 1967 में राष्ट्रीय चेचक नियंत्रण कार्यक्रम स्मॉल पॉक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मॉल पॉक्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो टीके हैं, टीके की जो खोज 1796 में कर ली गई थी, तो स्मॉल पॉक्स के मानी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। इसलिए एडवर्ड जेनर को द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी टीके का जनक भी कहा जाता है। WHO ने इसके लिए पूरी दुनिया से चेचक को, स्मॉल पॉक्स को कहीं कहीं छोटी माता भी कहा जाता है, इसके उन्मूलन के लिए व्यापक तौर पर कार्यक्रम चलाया गया, जिससे 8 मई 1980 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्मॉल पॉक्स को दुनिया से अलविदा कह दिया गया, यानी खत्म घोषित कर दिया गया, उन्मूलित घोषित कर दिया गया। इसको अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। नियंत्रण के बाहर हो जाने से कोशिकाओं का बड़ा मल्टीपल ग्रोथ शुरू हो जाता है, जिससे ये बीमारी एक प्रकार से लाइलाज बीमारी रही है। यदि अब इसकी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है, कैंसर नियंत्रित होता है अगर सही समय पर इसकी जानकारी मिल जाए। अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहा गया, इसको आप याद रखिए, HPV, इसको आप याद रखिए, ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर समस्या बनी हुई है महिलाओं और पुरुषों के लिए, तो ये इसको हमको याद रखना है, इसको आप याद रखिए। राष्ट्र अगला जो कार्यक्रम है जो 1976 में चलाया गया, राष्ट्रीय अंधत्व ब्लाइंडनेस, जो अंधत्व कई कारणों से अंधत्व हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, दो प्रकार के दोष हम पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको याद रखें। कलर ब्लाइंडनेस, इसको आप याद रखें। कलर ब्लाइंडनेस से कोई ये प्रकार की जो वर्णांधता हिंदी में कहते हैं, ये वंशानुगत बीमारी है, हो जाती है, जिससे रंग पहचानने में कठिनाई, या रंग हम नहीं पहचान पाते, मात्र सफेद रंग को पहचान पाते हैं, तो इसको आपको याद रखना। अंधत्व निवारण, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा, एक याद रख लें, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, तो आपको याद रहेगा वो। दूर दृष्टि अगर दोष है तो दूर की वस्तुएं तो हम साफ देख लेते हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं देख पाते। तो अंधत्व निवारण के लिए बेसिकली जो विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को खत्म करने के लिए ये चलाया गया था। 1976 में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम। फिर इसके बाद आता है मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1977 में, माताओं और बच्चों के लिए बीमारियों को खत्म करने, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको टीकाकरण के लिए कार्यक्रम चलाए गए। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है 1985 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम, प्रतिरोधीकरण कार्यक्रम, इसको टीकाकरण कार्यक्रम है वास्तव में। ये इसके टीकों के माध्यम से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम चलाया गया था 1985 में, इसको आप याद रखें। अगला जो कार्यक्रम है जो 1987 में चलाया गया था वो था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ये इसमें नाल्को की भी भागीदारी है, WHO की भी भागीदारी है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी, सी से सिंड्रोम। शरीर में यदि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। ये HIV वायरस से होती है, HIV वायरस से होती है। यह भी एक लाइलाज बीमारी मानी जाती रही है, लेकिन अब इसको क्योरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। तो एड्स के नियंत्रण के लिए ATR सेंटर्स बने हुए हैं। हर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां ATR सेंटर्स बने हुए हैं, जिनका फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इनके माध्यम से ड्रग्स दिए जाती है, दवाइयां दी जाती हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उनको दवाइयां गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। एड्स एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। ये असुरक्षित यौन संबंधों से या जो नशा नीडल्स के माध्यम से, सुइयों के माध्यम से एक दूसरे लोग उसको एक दूसरी नीडल यूज करते हैं, सुइयां यूज करते हैं, उनके माध्यम से भी ये एड्स जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इसकी जानकारी के लिए, इसको पता लगाने के एलिसा टेस्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा। एलिसा टेस्ट, इसके लिए ICTC सेंटर्स बने होते हैं। तो उन सेंटरों में एलिसा टेस्ट होता है, जिनके माध्यम से HIV वायरस का पता लगाया जाता है और वहाँ ATR सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट के द्वारा दवाइयां प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जल जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये 1987 में चलाया गया। जल से जहाँ बहुत ज्यादा फ्लोरीन है, खासकर ये मंडला डिंडोरी का जो क्षेत्र है, तो फ्लोराइड पानी में होता है, फ्लोरीन होता है, इससे फ्लोराइड की बीमारियां हो जाती हैं, दांतों की बीमारियां हो जाती हैं। तो जल से होने वाली हैजा, फ्लोराइड, ऐसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जल जनित नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में चलाया गया। इसके लिए इसके बाद 1990 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। 1992 में राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया और इसके बाद 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब परिवारों को गवर्नमेंट के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2005,
ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। ये जो प्रसूति महिलाएं होती हैं, इनको इनको सुविधा उपलब्ध कराने के, सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशंस देखती है ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। टीकाकरण के लिए भी ध्यान दिया जाता है, पौष्टिक आहारों के लिए, पोषाहारों के लिए जननी सुरक्षा योजना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको याद रखना चाहिए। 2005 जननी सुरक्षा योजना, ये मातृत्व के लिए है, सुरक्षित प्रसव के लिए है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना 2005। अगला जो कार्यक्रम है वो भी 2005 का है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ की जो बेसिक नीड्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो और स्वास्थ्य रक्षक हो और आशा कार्यकर्ता, और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि आम जन को स्वास्थ्य की बेसिक नीड्स गांव में ही पूरा हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में भी आता है। 2005, इसको आप याद रखें, स्वास्थ्य सेवाओं का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। अगला कार्यक्रम जो है 2007 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण, टोबैको तंबाकू बहुत व्यापक स्तर पर हमारे समाज में प्रचलित है, जिसमें निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन एक प्रकार का स्लो पॉइजन है जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और तंबाकू समाज में नियंत्रित हो, इसके लिए तंबाकू निषेध दिवस भी मनाए जाते हैं, और सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जाता है, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से, देखा गया कि तंबाकू और धूम्रपान करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए 2007 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। 2013 में शहरी स्वास्थ्य मिशन चलाया गया, शहर के क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने के लिए शहरी स्वास्थ्य मिशन चलाया गया। अगला जो 2014 में मिशन इंद्रधनुष, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिए। मिशन इंद्रधनुष यह बेसिकली टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए है। जो 12 प्रकार की जानलेवा बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बच्चों में, गर्भवती माताओं में, स्तनपान करने वाली माताओं में और अन्य सभी लोगों में इन बीमारियों को दूर करने के लिए, नियंत्रित करने 12 जानलेवा बीमारियां मिशन इंद्रधनुष में ली गई हैं, जिसमें है टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस, खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, इस तरह की बीमारियां जो है इनको आपको याद रखना चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में यह बेसिकली टीकाकरण के लिए है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी 2016 में आपको याद रखिए। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका पूरा नाम वास्तव में पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 2018 में लॉन्च की। इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से गरीब जो परिवार के लोग हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, उनको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क दवाइयां, इसमें बहुत सारी बीमारियों को कवर किया गया है। बहुत सारी कितनी प्रकार की बीमारियां, आप देख लें कि कितनी प्रकार की बीमारियां इसमें कवर किया गया। और हाल ही इसमें संशोधन भी किया गया है कि जो 70 वर्ष के लोग हो गए हैं उनको किसी गरीबी रेखा की आवश्यकता नहीं है। 70 वर्ष के सभी ओल्ड पर्सन को बहुत सारी बीमारियों को प्राइवेट संस्थानों, निजी हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के माध्यम से 5 लाख तक की दवाइयों को निःशुल्क तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये 2018 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, यह भी बच्चों के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए और प्रसूत महिलाओं के लिए, ये उनको पोषण आहार, उनको शरीर को स्वस्थ रखने, स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए और कुपोषण को कम करने के लिए, और कुपोषण मुक्त भारत अभियान चल रहा है। कुपोषण मुक्त है ना, कुपोषण हमारा जो मल न्यूट्रिशन होता है, मल न्यूट्रिशन मतलब उम्र के हिसाब से वजन घटना या बढ़ना, बॉडी की जितनी हाइट है उसके हिसाब से वजन होना, जो बॉडी मास इंडेक्स हम चेक करते हैं, तो ये राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, इसको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुपोषण मुक्त भारत के लिए है कि कुपोषण 2022 तक कुपोषण मुक्त करने का अभियान हमने चला रखा था भारत सरकार ने। कोविड 19 में जो बहुत सारी टीकाकरण, वैक्सीनेशन चलाए गए, कोरोना
से अभी देश मुक्त हुआ है, तो उस समय बहुत सारी वैक्सीन चलाई, कोवैक्सीन और इस तरह की वैक्सीनें चलाई गई थी। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, सभी का डिजिटली जो बायोडाटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, किसको क्या बीमारियां हैं वो ये डिजिटली जानकारी में रहेगा, ताकि बीमारियों को अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। तो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020, तो इस तरह के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसको जो हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा सही बहुत सारी स्वास्थ्यगत योजनाएं चलाई जा रही, तो इनको सबको आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको रहना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण 5वां नंबर का सर्वेक्षण आ गया है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेक्षण 5। तो इसमें क्या क्या बेसिक बेसिक डाटाज हैं, क्या क्या इनका विशेषताएं दी गई हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए, एक बार उनको याद कर लेना चाहिए, जिससे आपका ये टॉपिक में बहुत सारी चीजें आपको जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से, एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से, और आपकी जो परीक्षा महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। आप अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।